हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 8th ग्रेड बुक जो आप सब देख रहे हैं। ये क्या है, सामाजिक विज्ञान क्लास 8 के लिए जारी किया है। और इसमें से ये जो भाग 3 जो दिया गया ना, भाग 3 जो कि राजनीतिक शास्त्र जो है, राजनीतिक राजनीतिक शास्त्र जो हमारा बुक है, उसका मैं देख आपको बताऊंगा अध्याय नंबर 7। यहाँ पर इसमें आपका बुक वर्ष 2024-25 के लिए है। ये देखिए आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से अध्याय नंबर 7 क्या है, नाम जन सुविधाएं। जन सुविधाएं दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है अच्छी तरह से नोट्स। चलिए, प्रश्न एक देखिए, बिल्कुल नई किताब का पीडीएफ है। हमारे देश की सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है, तो किससे हमारे देश को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? आयकर से, सीमा शुल्क से, निगम कर से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। तो ऑप्शन नंबर सी, निगम कर से सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर कहा है कि पोत्रो पोतो एलेंगे एलेंगे में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है? आखिरकार क्यों? तो यहाँ जल सुविधा प्राप्त नहीं है। यहाँ जल सुविधा में निजी भागीदारी है। और यहाँ पर सी में कहा है कि यहाँ का पर्यावरण अच्छा है, यहाँ स्वच्छ जल सस्ता व सुलभ है। तो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर इसी में आपको भी टिक लगाइएगा। आइए प्रश्न 3 में फिर आगे हमसे कहा है कि जन जन साधारण जन साधारण को जन सुविधाएं मुहैया मुहैया कराने का प्रमुख दायित्व है। किनका यह दायित्व है? सरकार का, जन सामान्य का, उद्योगपतियों का, या फिर विद्वानों का? तो ये हो जाएगा सरकार का, यह क्या दायित्व होता है। आइए, अब यहाँ पर आगे हमसे कहा है कि बजट में नहीं दर्शाया। ये दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा है कि बजट में नहीं दर्शाया जाता है क्या चीज को? तो यहाँ पर आगामी वर्ष की विकास योजना, पिछले वर्ष का वित्तीय ब्यौरा, आय के प्रावधान, या फिर आगामी चुनाव की योजना। ये जो बजट जो होता है दोस्तों, आगामी चुनाव की योजना, इसको नहीं दर्शाया जाता है। आइए अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, कंपनी के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? कंपनी के संबंध में तो यहाँ देखिए, पहला कंपनी व्यावसायिक संस्था है। 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं कि टाटा स्टील कंपनी में इंडियन ऑयल कंपनी कंपनी सरकारी, ये डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कि टाटा स्टील कंपनी में इंडियन ऑयल कंपनी सरकारी है। आइए दोस्तों, आप लोग देखते हैं प्रश्न 6 में हमसे आगे कहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि जन सुविधाओं का संबंध हमारी। यहाँ पर भर लेना है प्यारे मित्रों आपको। मूलभूत सुविधाएं जरूरतों से होती है, किससे? तो मूलभूत सुविधाओं से। भारतीय संविधान यहाँ पर लिखना है 6 से 14 की अधिकार की गारंटी देता है कि वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिले। यहाँ पे फिर देखिए थोड़ा सा सेंटेंस में दिक्कत है, मतलब लाइन जो है ना, बात वो ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको आंसर सही भर लेना आपको बुक में। यहाँ पे लिखा 6 से 14। ये जन सुविधाएं, भूमिगत जल स्तर में सुधार, वर्षा जल संचय करके, मतलब वर्षा जल को अगर हम संग्रहित करेंगे तो इससे हमारा जल भूमिगत जल स्तर में सुधार हो सकता है। जिन स्थानों पर जल आपूर्ति निजी हाथों से हो, वहां पानी की कीमत अधिक होती है। पानी की कीमत क्या होती है? अधिक। इसी प्रकार से सभी का उत्तर आप लिख लीजिएगा। और एक लास्ट में दिया है कि देश के प्रत्येक नागरिक को जन सुविधाएं पाने का अधिकार है। क्या चीज? जन सुविधाएं। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद कितना है? तो 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने मानने का क्या आशय है? पानी को जीवन का अधिकार मानने का, तो इसका आशय यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कैसा दोस्तों? तो यहाँ पर बताया गया पर्याप्त मात्रा में पानी। प्रश्न 8 में फिर आगे दोस्तों हमसे
बोला गया है ना यहाँ पर कि मेला मेलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए क्यों नहीं करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कि मेलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ का पानी खारा है। खारा यानी कि नमकीन जैसा होता है, उससे आप पीने के लिए उपयोग नहीं कर सकते या फिर खाना बनाने के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्या दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम लिखिए। 3 बीमारी का नाम लिखना है यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूषित पानी से होने वाली 5 बीमारी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर 3 है तो 5 लिख लीजिए, अगर आपको कभी याद नहीं रहेगा ये 5 अगर आप याद रखेंगे तो इसमें से 2 भूल भी जाएंगे तो आपको 3 याद रहेगा ना, इसलिए 5 बीमारी का नाम लिख लीजिए। एक दस्त हो जाएगा, पेचिश होता है, हैजा, डायरिया और मलेरिया, ये सब दूषित पानी के कारण से होने वाला बीमारी है। केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा कहाँ व्यय होता है? व्यय का मतलब होता है उसको खर्च। सबसे अधिक सरकार कहाँ पर खर्च करते हैं? तो लिखना है कि केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा ब्याज अदायगी पर व्यय होता है। प्रश्न क्रमांक 11 में फिर कहा गया है कि जलापूर्ति, ये जो प्यारे मित्रों हमसे कहा गया ना कि जलापूर्ति की कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है, समझाइए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि अगर जलापूर्ति मतलब जल की अगर कमी होता है तो उसका सामना ज्यादा लोग गरीब ही क्यों करते हैं? तो लिखना है कि जलापूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीब पर पड़ता है क्योंकि जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। लेकिन गरीब लोगों का उस अधिक का सामना करना पड़ता है। अब यह कहा है कि आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं के नाम बताइए। तो कि 5 जन सुविधाओं के नाम, पहला बिजली, सार्वजनिक परिवहन, ये सब हमारे क्षेत्र में क्या उपलब्ध कराया गया है। विद्यालय है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता। स्वास्थ्य का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे शरीर पर ध्यान देना, और स्वच्छता का मतलब साफ सफाई पर ध्यान देना। तो ये सब लिख सकते हैं। आइए प्यारे मित्र दोस्तों, यहाँ पर फिर आगे हमसे कहा गया है कि निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी जो होता है वो जन सुविधा के कामों में रुचि क्यों नहीं लेती है? तो निजी कंपनी जन सुविधा के कामों में रुचि इसलिए नहीं लेती है क्योंकि ज्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती, जबकि जबकि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती है। किसके लिए प्यारे दोस्तों? तो निजी कंपनियां जो होती है वो मुनाफे के लिए चलती है। आइए दोस्तों, अब आगे हमसे फिर कहा है, ये जो कहा जाए केंद्र केंद्र सरकार केंद्र सरकार की आय के स्रोतों कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो उत्तर में आप सबको लिखना है कि केंद्र सरकार के आय के स्रोत एक आयकर से होता है, निगम कर से, उधार और देयताय से, और सीमा शुल्क आदि से। मतलब बहुत सारे स्रोत हैं जो कि यहाँ पर 4 स्रोत आपको लिख लेना है। ये सबसे सरकार क्या, तो सरकार का इनकम इन्हीं से होता है। ठीक है, आइए अब हम बताएं, कोई एक उदाहरण देकर समझाइए कि जलापूर्ति की कमी जिम्मेदारी निजी कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए। कोई एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना होगा। तो लिखना कि वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। उदाहरण के तौर पे लिखना कि बोलीविया आदि, ये सब आप लिख सकते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। 16 में हमसे कहा गया है कि पता लगाइए कि आपके घर में कौन कौन सी जन सुविधाएं मिल रही है। आपके घर में कौन कौन सी सुविधाएं, क्या इन सुविधाओं में कोई कोई सुधार
कोई सुधार की आवश्यकता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। इस तरह से आपके बुक में दिया है, यहाँ पर लिखना है प्राप्त जन सुविधा, यहाँ पर लिखना है कि उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है वो आपको बताना था। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, पेयजल व्यवस्था हाँ, आवास नहीं, संचार के माध्यम, संचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यह नहीं। इसके आगे और भी दिया है। दोस्तों अगर शिक्षा अगर आपके यहाँ पर है तो आप लिखते हैं यहाँ पर हाँ, सुलभ शौचालय अगर है तो हाँ लिखिए, बिजली आपूर्ति है तो आप हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं लिख सकते हैं। मतलब आपके क्षेत्र में वही इसके हिसाब से आपको बताना था। फिर दोस्तों इसके पहले तो प्रश्न क्रमांक जो 16 था उसमें आपको जो अगर आपके घरों में है वहाँ पर हाँ लिखना है, जो नहीं वो आप नहीं लिख देना है, ठीक है। चलिए प्रश्न 17 देखने का है, भौम जल जिसको हम लोग कहते हैं भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इसे रोकने के लिए अपने सुझाव लिखिए। आखिर इसे कैसे रोका जा सकता है। तो उत्तर में लिखना है कि भौम जल जिसको कहते हैं भूमिगत जल का स्तर रोकने उपाय, पहला वर्षा के जल का संग्रहण करके, दूसरा जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूकता जागरूकता यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ, जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार करें। ये तीनों पॉइंट आपको लिख लेना है। इसके अलावा दिया है 2 पॉइंट और एक चौथा पॉइंट लिखना है कि बोरवेल का उपयोग बोरवेल का उपयोग कम करके और तालाब, बांध, वेड़, बंधान बना करके हम जलापूर्ति को पूरा कर सकते हैं। जो भूमिगत जल है ना उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। आइए अब आगे हमसे कहा है कि जल संरक्षण जल संरक्षण के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, अपने सुझाव लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है इसके बारे में कि जल संरक्षण के लिए निम्न तरीके अपना सकते हैं। पहला, जल उपयोग के बाद नल बंद करके। दूसरा, जल वितरण पाइपों में खुलेपन या लीक की जांच करके। 1 लीटर वर्षा का जल उपयोग करके कपड़े, बर्तन यादें धोते और साफ करते समय हमें क्या करें, नलों को बंद करना चाहिए। जल एवं उसके संसाधनों की रक्षा करके, जल एवं उसके संसाधन जैसे कि मोटर हो गया, सबमर्सिबल, ये सब से जो पानी निकलता है ना वो उपयोग उपयोग के हिसाब से ही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप उसको लगातार खुले छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए प्रश्न 19 में फिर कहा गया कि एक समान नागरिक के नाते आपकी क्या क्या बुनियादी आवश्यकता है लिखिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बारे में कि एक समान नागरिक के लिए बिजली, पानी, परिवहन, विद्यालय, आवास, कॉलेज आदि बुनियादी आवश्यकता होती है। ये सभी आवश्यकता समान नागरिक के लिए आवश्यक है। जितने भी नागरिक हैं उन सबों के लिए सब क्या है, बहुत ही अभी के समय में जरूरी होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय में प्रश्न 1 से लेकर के 19 तक टोटल प्रश्न दिए गए थे। सभी का संपूर्ण हल मैं आपको बता चुका हूँ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक